नमस्कार, आप द पब्लिक पंच देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इसके पहले हम लोग लाइव बिहार पर मिला करते थे, लेकिन अब जगह बदल गई है, लेकिन चेहरा वही है और खबरें भी आपको वही मिलेंगी जो वहां पर मिलती रही हैं। अब द पब्लिक पंच के जरिए इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बिहार और साथ ही देश से जुड़ी हुई बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों भले ही सीएम के चेहरे को लेकर तनातनी बनी हुई हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। बिहार में नए सीएम के चेहरे को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। कौन मुख्यमंत्री होगा? भारतीय जनता पार्टी इस बार किसको अपना चेहरा बनाकर मैदान में उतारेगी? लेकिन इन सब के बीच में देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये बता दिया है कि बिहार में एक एमएलसी की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसके लिए जो अधिसूचना है वो 16 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। यानी कि नामांकन की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 23 अप्रैल तक चलेगी और 12 मई को इसके लिए वोटिंग भी की जानी है। आपको बताएं कि जिस एक एमएलसी की सीट पर उपचुनाव होना है वो सीट भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की सीट है। आपको मालूम होगा 2022 में इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से राधाचरण सेठ ने जीत दर्ज किया था, लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें सबसे कम वोटों से संदेश विधानसभा से वो विधायक बनने में कामयाब रहे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थे पूर्व विधायक अरुण यादव के बेटे दीपू रणावत, उनको चुनावी मैदान में 27 वोटों से शिकस्त दे दी। ऐसे में जब विधानसभा के वो सदस्य बन गए तो विधान परिषद की उनकी जो सदस्यता थी वो संपन्न हो गई, समाप्त हो गई और अब उसी को लेकर बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से कर दी गई है और चुनाव की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने कर दिया है। यानी कि महागठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने यहां पर पूर्व विधान पार्षद रहे लालदास राय के बेटे सोनू कुमार राय को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए से जनता दल यूनाइटेड ने राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद पर ही भरोसा जताकर उनको चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन देखिए, इस चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की, तो इस बात को समझना होगा, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस बात को अभी से गांठ बांध लेना है कि ये चुनाव जो है वो जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। यानी कि आम मतदाता, आम जनता इसमें सीधे भागीदार नहीं होती है। पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि चुने हुए, वही केवल इसमें वोट देते हैं। तो राधाचरण शाह कहिए या राधाचरण सेठ कहिए, बीते 2 बार से इस सीट पर वो चुनाव जीतते आ रहे थे। पहली बार 2015 में आरजेडी के सिंबल पर जीता था। 2020 में उन्होंने पार्टी बदल ली, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और 2022 में जब चुनाव यहां पर दोबारा हुआ तो एक बार फिर जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2003 से लेकर 2022 तक जो अब तक 4 चुनाव यहां पर हुए हैं, 2003 में, 2009 में, 2015 में और 2022 में, तो इन 4 चुनावों में 2 चुनावों में आरजेडी को जीत मिली है। 2003 में लालदास राय, जिनके बेटे अभी चुनावी मैदान में आरजेडी के उम्मीदवार बने हैं, उन्होंने यहां से चुनाव जीता था। 2015 में राधाचरण सेठ ने आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीता था। लेकिन देखिए, ये तो उपचुनाव है। इस सीट पर जो कार्यकाल है वो 2028 में संपन्न होना है।
लेकिन क्योंकि यहाँ के विधान पार्षद जो थे वो विधायक बन गए तो सीट खाली हो गई। ऐसी परिस्थिति में इस सीट के समीकरण को समझने की जरूरत है। देखिए, भोजपुर और बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस एमएलसी सीट के अंतर्गत दो जिले शामिल हैं, भोजपुर और बक्सर के जिले। देखिए, हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, इस विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े इन दो जिलों से निकलकर सामने आए, तो भोजपुर में 7 विधानसभा है और बक्सर में 4 विधानसभा है। यानी कि कुल 11 विधानसभा में महज एक विधानसभा सीट पर महागठबंधन या कहिए आरजेडी को जीत मिली और अन्य 10 सीटों पर एनडीए ने कामयाबी हासिल की। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में एनडीए को इस सीट पर बढ़त साफ दिखाई दी है। वहीं अगर 2022 के इस एमएलसी सीट के चुनाव के आंकड़ों को भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीट पर राधाचरण सेठ ने, जो उस समय आरजेडी के उम्मीदवार थे अनिल सम्राट, उनको 1043 वोटों से शिकस्त दे दिया था। यानी कि राह आरजेडी के लिए इस सीट पर आसान नहीं है, लेकिन ये उपचुनाव राजद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण होने का पहला कारण है कि विधानसभा में करारी शिकस्त मिली है और उस करारी शिकस्त से उबरने के लिए कार्यकर्ता समर्थकों के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए खुद तेजस्वी यादव के मनोबल और ज्यादा ऊपर उठ सके और वो जोश के साथ मैदान में उतरे, इसके लिए जरूरी है कि इस एमएलसी उपचुनाव में पार्टी को जीत मिले। एक तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि देखिए, जो आंकड़े विधानसभा में राजद के सामने आए हैं, यानी विधायकों की संख्या, उस लिहाज से देखिएगा तो विधानसभा कोटे की जो एमएलसी की सीटें 27 सीटें हैं, उसमें इसी साल और आगे चलकर भी राजद को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो उस नुकसान की भरपाई अभी से की जाए और अपने सदस्यों के आंकड़े को अभी से बराबर बनाकर विधान परिषद में रखा जाए। इसके लिए भी जरूरी है कि इस भोजपुर बक्सर के एमएलसी सीट पर आरजेडी को जीत मिले। देखिए, अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो बिहार विधान परिषद में जो कुल सीटों के आंकड़े हैं वो 75 है। इनमें से 15 सीट आरजेडी के पास है, जनता दल यूनाइटेड के पास 19 सीट है, 20 थी, अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के पास 22 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, आरएलजेपी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी के पास 1 सीट है, इंडिपेंडेंट 7 हैं, सीपीआई के पास 1 सीट है, सीपीआई एमएल के पास 1 सीट है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 1 सीट है। यानी कि कुल 70 सीटों का आंकड़ा है। 5 सीटें खाली हैं, जिसमें नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन गए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मंगल पांडे विधायक बन गए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। राधाचरण शाह विधायक बन गए, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और क्योंकि ये स्थानीय प्राधिकार के एमएलसी थे तो इन्हीं के सीट पर एमएलसी का उपचुनाव भी हो रहा है। सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा भी एमएलसी थे, लेकिन विधायक बन गए तो इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। देखिए, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा और नीतीश कुमार विधानसभा कोटे के एमएलसी हैं। तो इनकी जो सीटें खाली हुई हैं उस पर अगर हम बात करें तो मंगल पांडे और नीतीश कुमार की सीटों पर तो चुनाव होंगे और एनडीए के पास बहुत बड़ी संख्या है, तो इन दोनों सीटों पर एनडीए अपने उम्मीदवारों को जिता कर लेकर विधान परिषद पहुंच जाएंगे। सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की सीटों की बात करें तो इनका कार्यकाल इसी साल संपन्न हो रहा है, तो इस पर उपचुनाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राधाचरण शाह का कार्यकाल 2028 में संपन्न होगा और ये क्योंकि लोकल बॉडीज का सीट है, इसलिए यहाँ पर मतदान जो है वो थोड़े बड़े स्तर पर होने हैं, इसलिए यहाँ पर चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दी गई है और राधाचरण शाह की खाली हुई सीट पर अब बाई इलेक्शन जो है भोजपुर बक्सर में होने जा रहा है। 12 मई को मतदान होंगे। तो सुनील सिंह जो विधानसभा कोटे के एमएलसी हैं राजद के, और मोहम्मद फारूक, इन दो का कार्यकाल इसी साल संपन्न हो रहा है। लेकिन राजद के पास जो विधायकों की संख्या है उस लिहाज से वो किसी एक को ही विधान परिषद दोबारा भेज सकती है और इस लिहाज से राजद के लिए ये जरूरी है कि वो इस भोजपुर बक्सर एमएलसी
उपचुनाव की सीट पर जीत दर्ज करे, ताकि जो आरजेडी का 15 विधान परिषद के अंदर सदस्यों का जो आंकड़ा है वो बराबर मेंटेन रहे, क्योंकि अगर हार मिलती है तो ये आंकड़ा जो है आगे चलकर घटेगा। और ये तो 2026 में घट रहा है, 2028 आएगा तो उस समय 3 सदस्यों का कार्यकाल राजद का संपन्न होगा और फिर उस समय भी वो एक ही जिता पाएंगे, तो उस समय 2 सीटों का नुकसान होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो राजद के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से विधान परिषद में अपने आंकड़ों को बनाए रखा जाए और किस प्रकार से भोजपुर बक्सर की जो ये एमएलसी उपचुनाव की सीट है उसे जीता जाए। तो ये हम आपको बता रहे थे कि राजद के लिए ये क्यों जरूरी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए भी ये सीट बहुत मायने रखता है, क्योंकि राधाचरण शाह 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। अब भी जदयू ने उन पर ही भरोसा जताया, किसी और अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं जताया और उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। उस बेटे को जो कई महीनों तक अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल के सलाखों के पीछे रहे, ईडी की छापेमारी इनके घर पर हुई थी और ऐसे में अब इन्हीं पर जनता दल यूनाइटेड ने भरोसा जताया है। दूसरी बात यह है कि हाल ही में जो तिरहुत स्नातक की सीट थी, जो जेडीयू की परंपरागत सीट रही, देवेश चंद्र ठाकुर लगातार जीतते रहे, लेकिन वो जब लोकसभा सदस्य बन गए सीतामढ़ी से, तो उनकी खाली की गई सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर एक निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। जो बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता हैं वो चुनाव जीत गए और वहां पर जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। तो जनता दल यूनाइटेड हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, दोनों के लिए जो ये सीट है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लेकिन अगर हम अभी के गुना गणित पर ध्यान दें कि आखिरकार इस सीट का जो समीकरण है वो क्या है, देखिए एक बात तो कंफर्म है कि ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों से हटकर या कहिए जातिगत मुद्दों से हटकर धन और जनबल का चुनाव ज्यादा माना जाता है। कहा जाता है कि जिसके पास धन ज्यादा है वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता है। तो राधाचरण के नाम के बाद ही सेठ लगा हुआ है, आप किसी से अंदाजा लगा सकते हैं और पैसे की कमी इनके पास नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम सोनू कुमार राय की, तो उनके बैकअप की बात करें तो उनके पीछे भी अरुण यादव का परिवार खड़ा है, जिनके यहाँ भी ईडी की कितनी छापेमारी हुई आपने देखा होगा और उनका घर जो है वो तो किसी किले के बराबर है। तो इस बार आमने सामने की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि राधाचरण सेठ भोजपुर और बक्सर में धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। पहले एमएलसी का चुनाव जीतते थे, अब विधानसभा में उन्होंने अरुण यादव के परिवार को हरा दिया। तो ये अरुण यादव के लिए भी साख की लड़ाई हो गई है कि किस प्रकार से राधाचरण शाह ने उनके किले में सेंध लगाई है, उनके सीट पर सेंध लगाई है संदेश विधानसभा में, तो उनके एमएलसी की सीट पर भी सेंध लगाई जाए और उनके बेटे को चुनावी मैदान में शिकस्त दी जाए। और इसके लिए अरुण यादव भी पीछे नहीं हटने वाले हैं और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने सोनू कुमार राय को टिकट दिया है तो वो अरुण यादव के कहने पर ही टिकट दिया गया है। और इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भोजपुर बक्सर का जो एमएलसी उपचुनाव है उसमें पानी की तरह पैसा बहने वाला है। इस बात को आप अभी से गांठ बांध लीजिए कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। देखिए नैतिकता की बात अब नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई अब देख चुका है कि नैतिकता के आधार पर मतदान अब बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप मान लीजिए कि यहाँ पर अब जो चुनाव होंगे उसमें धन बल और जनबल की लड़ाई होगी, प्रशासन का भी हस्तक्षेप उतना ही देखने को मिलता है। अब ये तो 2 फैक्टर हो गई। यहाँ पर एक और नाम है आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह। हालांकि आजकल सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर घूमते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो हार इनको मिली है आरा में, उसका खुन्नस इनको भी है और कई एनडीए के नेताओं पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या आरके सिंह की मदद भी यहाँ पर जो आरजेडी उम्मीदवार हैं उनको मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बताएं कि भोजपुर और बक्सर में कुल 519 पंचायत हैं। तो 519 पंचायत हैं यानी कि उतने ही मुखिया होंगे।
कई नगर निकाय भी हैं तो उनके भी जनप्रतिनिधि होंगे। तो ये तमाम लोग जो हैं वो वोट करेंगे, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद और नगर निकाय के जनप्रतिनिधि। देखिए, हाल ही में सरपंच और पंच के भी मतदान को लेकर सवाल किया गया था, केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था कि क्या इनको मतदान का अधिकार है या नहीं है इस एमएलसी के चुनाव में। केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि देखिए, ये भी पंचायत त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसी के अंतर्गत आते हैं, तो इनको भी अधिकार है। तो क्या पंच और सरपंच को इस बार वोटिंग में वो जगह दी जाएगी, ये देखने वाली बात है और इस पर अभी संशय है। उम्मीद कम है कि पंच और सरपंच को इस बार और इस उपचुनाव में मतदान करने का अधिकार मिल पाए। अब देखिए, सोनू कुमार राय की बात करें तो आरजेडी के युवा नेता हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बरहरा से विधानसभा का टिकट चाहते थे, आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया, किसी और को दिया। हालांकि उस उम्मीदवार को भी करारी हार इस सीट पर झेलनी पड़ी, लेकिन सोनू कुमार राय फिर भी आरजेडी के साथ बने रहे। मीरगंज आरा के रहने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया। लालदास राय पूर्व विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके बेटे हैं और ऐसे में सोनू कुमार राय जो है अभी से घूम घूम कर कोशिश में लगे हुए हैं कि माहौल अपने पक्ष में बना सकें। सोनू कुमार राय के पक्ष में ये बात जरूर अभी फिलहाल जा रही है कि उनको आरजेडी का तो नेताओं का तो समर्थन प्राप्त है ही, साथ ही साथ उनके बैकअप में अरुण यादव खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये चीज देखने को मिला है कि आरजेडी अल्टरनेट में चुनाव जीतती है, यानी एक चुनाव जीतती है, दूसरी हारती है, फिर जीतती है। तो जैसा कि 2003 में जीता, 2009 में उल्लास पांडे से हारा, 2015 में राधाचरण शाह आरजेडी से जीते, 2022 में आरजेडी के अनिल सम्राट को हार मिली। तो इस पैटर्न पर अगर आप नजर गड़ाएं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं आरजेडी इस सीट पर चुनाव जीत भी सकती है अगर अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार का जो ये एमएलसी उपचुनाव है वो किस करवट बैठता है। और क्योंकि लड़ाई यहाँ पर सोनू कुमार राय और कन्हैया प्रसाद की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई राधाचरण शाह और अरुण यादव की है। जो विधानसभा में देखने को मिला वही आपको विधान परिषद में भी उपचुनाव में देखने को मिलने वाला है। पूरा जोर अरुण यादव भी लगाने वाले हैं और अपने परंपरागत सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत यहाँ पर राधाचरण सेठ भी लगाने वाले हैं। एक और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि हुलास पांडे, जो कि इस बार विधानसभा का चुनाव ब्रह्मपुर से लड़े थे, कुछ हजार वोटों से चुनाव वो आरजेडी उम्मीदवार शंभुनाथ यादव से हार गए। कहा जा रहा है कि हुलास पांडे बिल्कुल ही साइलेंट हो गए हैं। पहले उनके इस चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही थी, लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि बहुत साइलेंट हो गए हैं हुलास पांडे, ज्यादा कुछ इस मसले पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि हुलास पांडे नहीं चाहते हैं कि राधाचरण शाह या राधाचरण सेठ की जो पकड़ है वो भोजपुर और बक्सर में धीरे धीरे बढ़ते चली जाए, क्योंकि संदेश से वो विधायक बन चुके हैं और उनके बेटे भी अगर एमएलसी बन गए तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जो राधाचरण शाह का धाक है वो बढ़ेगा। और शायद यही बड़ा कारण है कि हुलास पांडे पर भी लोगों की निगाहें हैं, नजरें हैं कि हुलास पांडे इस चुनाव में क्या करेंगे, क्योंकि 2009 में वो एमएलसी का चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं। 2015 में राधाचरण शाह से 300 वोटों से ही कुछ वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2022 के चुनावी मैदान से वो दूर रहे, लेकिन इस उपचुनाव में वो क्या खेल करेंगे इस पर भी सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। तो लड़ाई जो है वो आर पार की है, आमने सामने की है, राष्ट्रीय जनता दल बनाम जनता दल यूनाइटेड की है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लड़ाई बहुत धाकड़ और बहुत कांटे की होने वाली है। और इस संबंध में हम आपको आगे भी जो तमाम अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।